Dear students, welcome to e-learning classes of Madhyamik Shiksha Vibhag, Uttar Pradesh, class 10 Science. I am Bhavna, TGT Science from Government Girls Inter College, Vijayanagar, Ghaziabad. Today we are going to study chapter 9, Heredity and Evolution. So first of all, the word heredity. What does it mean? Heredity. Heredity is the transfer of characters or traits from one generation to another. The transfer of characters or traits from parents to their offspring is called as heredity. हेरिडिटी में क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने ट्रेड्स या कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं. एंड द स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेनेटिक्स. Now, what are variations? The difference between the characters or traits among the individuals of the same species are called as variations. इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि किसी भी एक स्पीशीज़ में जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं, दोज डिफरेंसेस आर कॉल्ड एज वेरिएशंस. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर टेकिंग द स्किन कलर, तो स्किन कलर ऑफ डिफरेंट ह्यूमन बींग्स वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरिएशन. And these parrots are also differing from each other, so these are also variations. And these cockroaches, all of them are brown in color, but only one is green in color, so this green is varied from the brown ones. And here are the leaves. The shape and size of these leaves are also varying. Now to understand the variations, characters and traits, so basic difference between the characters or traits is this कि हाइट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइट लेते हैं तो हाइट इज़ अ कैरेक्टर. अब हाइट के भी ऑल्टरनेट फॉर्म्स हो सकते हैं, सम वन में बी टॉल और अदर वन में बी ड्वार्फ. तो टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस इज कॉल्ड एज द ट्रेट एंड हाइट इज द कैरेक्टर. नाउ एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हेन ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग शो माइनर वेरिएशंस ड्यू टू inaccuracies of DNA copying. What happens in the reproduction? Both DNA copying is there. DNA is the genetic material. DNA controls the inheritance. The information from one generation to the another is inherited through the DNA. If there are some errors in the DNA copying, then the variations accumulate in the population. Now, rules for inheritance of characters or traits. सो एज आई हैव टोल्ड यू कि ये जो कैरेक्टर्स हैं इनका जो ट्रांसफ़र होते हैं, कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू जीन्स प्रेजेंट इन दी डीएनए. अब इसको इस तरह से समझते हैं कि जो सेल होता है, सेल कोई भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल होता है उसका सेंटर में न्यूक्लियस होता है एंड न्यूक्लियस कंटेन्स दी जेनेटिक मटीरियल. अब जेनेटिक मटीरियल के फॉर्म में न्यूक्लियस में यू आर सीइंग दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स. So here are the chromosomes and these chromosomes are made up of DNA. This DNA is double helical stranded molecules और ये बहुत coiled form में क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है. अब इस DNA के जो इस DNA में ही जीन्स प्रेजेंट होते हैं एंड जीन्स आर दिस, और यू कैन इन सिंपलर वे यू कैन अंडरस्टैंड दैट जीन्स आर दी स्मॉल स्ट्रैंड्स ऑफ DNA. जीन्स क्या करते हैं? जीन्स कोड पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. DNA के अंदर जो जीन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कोड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फॉर स्किन कलर वी हैव डिफरेंट जीन, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस वी हैव डिफरेंट जीन, फॉर IQ वी हैव डिफरेंट जीन. सो हेयर इज द डिटेल स्ट्रक्चर. सेल, ये मैंने अभी आपको बताया ही था कि सेल में न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ DNA एंड ऑन दिस DNA देयर आर वेरियस मिलियंस ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट इन दिस DNA मॉलिक्यूल. Georg John Mendel is known as the father of genetics. He has performed various experiments on pea plant. He took pea plant for his experiment and he has given out various rules of genetics. So first of all, when plants having one pair of characters, it is called as monohybrid cross. तो first of all Mendel has performed the monohybrid cross. और monohybrid cross में क्या होता है कि only single character is studied. एक कैरेक्टर को स्टडी किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ही हैज़ टेकन द पी प्लांट, तो पी प्लांट में उसने प्लांट की हाइट की स्टडी करी. अब हाइट इज़ अ कैरेक्टर और हाइट के जो ट्रेट्स होते हैं वो होते हैं टॉलनेस और ड्वार्फनेस. प्लांट में भी टॉल और इट में भी ड्वार्फ. तो इस टॉलनेस के जीन्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे अगर, तो टॉलनेस के जीन को
कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो और जो ड्वार्फ वाला जो जीन है उसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दीज आर कॉल्ड एज अलील्स. नाउ व्हाट आर अलील्स? अलील्स आर दी ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन्स. जिस तरह से कैरेक्टर के जो ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं उनको हम ट्रेट कहते हैं, उसी तरह से जीन्स के ऑल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अलील. सो अलील में भी डोमिनेंट और रिसेसिव. जैसे इसमें कैपिटल टी एक अलील है और स्मॉल टी एक डिफरेंट अलील है. अब देयर आर टू कंडीशंस, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस. अगर किसी भी जीन में दोनों अलील्स सिमिलर हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसे यहाँ पर है कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, तो इट मीन्स दिस इज होमोजाइगस कंडीशन. एंड इन दिस केस एक अलील कैपिटल टी है और एक अलील स्मॉल टी है, तो ये कैसी कंडीशन हो गई? दिस इज हेट्रोजाइगस कंडीशन. बोथ द अलील्स आर डिफरेंट. अब इसमें अगर हम सीड की शेप का एग्जांपल लेते हैं, अगर पी प्लांट में जो सीड की शेप होती है वो दो तरह की हो सकती है, उसके दो ट्रेट्स होते हैं, राउंड एंड रिंकल. तो फॉर राउंड सीड वी आर टेकिंग द कैपिटल आर एंड फॉर द रिंकल सीड वी आर टेकिंग द स्मॉल आर. नाउ हेयर बोथ द पेरेंट जीन्स आर देयर, एक है कैपिटल आर, एक है स्मॉल आर. ये कैपिटल आर जो है राउंड है और दिस इज होमोजाइगस कंडीशन. बोथ दी पेरेंट्स आर होमोजाइगस. होमोजाइगस का मतलब अभी मैंने बताया था कि जीन के अंदर दोनों एक ही जैसी अलील्स हैं. नाउ व्हेन बोथ दीज पेरेंट्स आर क्रॉस, तो वी विल ऑब्टेन F1 जनरेशन. और F1 जनरेशन में हम क्या देखेंगे कि वी आर हैविंग हेट्रोजाइगस कंडीशन. इसमें ये तो पेरेंट है, तो पेरेंट से जब क्रॉसिंग होगी तो दोनों के हम सबसे पहले क्या लेंगे? गैमीट्स बनेंगे. तो ये डिप्लॉयड कंडीशन है. व्हेन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आर देयर, देन इट इज कॉल्ड एज डिप्लॉयड कंडीशन. लेकिन फर्टिलाइजेशन के टाइम पर क्या होता है कि गैमीट्स में हैप्लॉयड कंडीशन होती है, ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज देयर. तो इसके जब गैमीट बनेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक कैपिटल आर आ जाएगा और ये वाला पेरेंट जो है ये स्मॉल आर कंट्रीब्यूट करेगा. तो जो फर्स्ट जनरेशन हमारे पास आएगी इसको बोलेंगे हम F1 जनरेशन. नाउ दिस ऑफस्प्रिंग विल बी राउंड. अब ये कैसे पता चला? इसमें तो कैपिटल आर भी है और स्मॉल आर भी है, तो ये राउंड ही क्यों है? तो यहाँ से हमारे पास आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या स्टेट करता है कि कभी भी दो इंडिविजुअल्स में जब क्रॉस हो रहा होता है और वो दोनों अगर डिफरेंट अलील्स के डिफरेंट ट्रेट्स के लिए हैं, तो जो ट्रेट अपने आप को फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस कर रहा है, दैट ट्रेट इज कॉल्ड एज द डोमिनेंट ट्रेट. तो यहाँ पर राउंड वाला जो जीन है उसने अपने आप को फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस किया है, तो इट मीन्स शेप ऑफ राउंड सीड इज द डोमिनेंट कैरेक्टर. उसके बाद हम F1 जनरेशन की जब सेल्फिंग कराएंगे, इन्हीं प्लांट्स की हम जब सेल्फिंग कराएंगे, तो उसके बाद हमको क्या मिलेगा कि अगर इसके गैमीट्स बनाएंगे हम, तो इसके गैमीट्स में आर भी बनेंगे, कैपिटल आर भी बनेंगे और स्मॉल आर भी बनेंगे. तो सेकेंड जनरेशन में F2 जनरेशन में हमारे पास केवल 1/4 रिंकल सीड्स आएंगे और 3/4 हमारे पास राउंड सीड्स आएंगे. Now when plants having two pairs of characters, then it is called as dihybrid cross. अभी हमने monohybrid cross लिया था. monohybrid cross में we have taken the single trait or single character, but in case of dihybrid cross में हम दो characters की study एक साथ करते हैं. तो इसके लिए Mendel has selected round and yellow seeds. So round character is shown by capital R and yellow seed, he has taken the shape of the seed and color of the seed. So round shape is denoted by capital R and yellow color of seed is denoted by capital Y. And next type he has taken the wrinkled and green seeds. So wrinkled is shown by small r and green is shown by small y. So here are the both the parents. अब इन दोनों पेरेंट्स की जब क्रॉसिंग होगी तो ये दोनों पेरेंट्स की जो कंडीशन है वो होमोजाइगस कंडीशन है. इसके जब हम गैमीट्स बनाएंगे तो हमारे पास F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी और यहाँ पर हमारे पास जो सीड्स आएंगे F1 जनरेशन में वो कैसे आ रहे हैं, कैपिटल R स्मॉल r एंड कैपिटल Y स्मॉल y. तो यहाँ पर जो कैपिटल R है ये डोमिनेट करेगा तो सीड जो है कैसा दिखेगा हमको, फिनोटिपिकली हमको सीड जो है राउंड दिखेगा, और जो कैपिटल Y है वो डोमिनेट करेगा तो सीड विल अपीयर येलो. अब हमारे पास ये जो F1 जनरेशन आई है इसकी हम सेल्फिंग कराएंगे जिससे कि हम F2 जनरेशन ऑब्टेन करेंगे. तो यहाँ पर दोनों पेरेंट्स हैं तो इनके गैमीट्स बनाएंगे. इधर हम मेल गैमीट्स लेते हैं एंड हियर वी आर टेकिंग दी फीमेल गैमीट्स. तो गैमीट्स जो है हमारे पास
यहाँ पर अलग अलग टाइप के गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। सिमिलरली यहाँ पे भी इसी तरह के गैमीट्स बनेंगे। अब हम इधर देखते हैं कि इसकी और इसकी क्रॉसिंग कराएंगे हम, तो हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो एक हमारे पास ये जो है ऑफस्प्रिंग मिलेगा हमको। अब दूसरे केस में अगर हम इसके साथ क्रॉसिंग करा रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास कैपिटल आर आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ रहा है। तो इस तरह से अगर हम इस पूरे स्क्वायर में, इसको पुनेट स्क्वायर बोलते हैं, इसमें स्टडी करेंगे तो लास्ट में हमारे पास जो रेशो आएगा वो आएगा 9:3:3:1 का रेशो आएगा, फिनोटिपिक रेशो आएगा। फिनोटिपिक, अब ये जो रेशो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, फिनोटिपिक रेशो एंड जीनोटिपिक रेशो। ये जो हमको कैपिटल आर कैपिटल वाई ये जो हमको लिखा दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज जीनोटाइप। ये जीनोटाइप बता रहा है, इससे हम देख पा रहे हैं कि ये होमोजाइगस कंडीशन है और दोनों डोमिनेंट एलील्स हैं इसमें। और यहाँ पर जैसे हम देखते हैं, यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, तो यहाँ पर हमको इसकी जीनोटाइपिक कंडीशन पता चल रही है कि ये इसमें जो शेप है सीड की वो होमोजाइगस कंडीशन में है और जो कलर है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। तो इस तरह एलील्स को देख के हमको जो पता चलता है, इट इज कॉल्ड एज जीनोटाइप। और फिनोटाइप इज दी अपीयरेंस, जो अपीयरेंस हमको दिख रहा है बाहर से जो हमको दिखेगा उसको बोलते हैं फिनोटाइप। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो सीड है ये हमको राउंड और येलो दिखाई देगा, और ये वाला सीड जो है ये हमको रिंकल्ड और येलो दिखाई देगा। तो रिंकल्ड येलो जो बाहर से दिख रहा है, इट इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। नाउ द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स में किस तरह से हम सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, तो इन ह्यूमन बींग्स देयर आर टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम का मतलब है कि टोटल वी हैव 46 क्रोमोसोम्स। तो 46 क्रोमोसोम्स में से जो ह्यूमन बींग्स में जब रिप्रोडक्शन होता है तो मेल कंट्रीब्यूट 50% जीन्स एंड फीमेल कंट्रीब्यूट 50% जीन्स। तो बोथ द मेल एंड फीमेल कंट्रीब्यूट 23 पेयर्स, और उसकी वजह से फिर जो एम्ब्रियो होता है उसमें टोटल 46 हो जाते हैं। नाउ आउट ऑफ दीज 23 पेयर्स, 22 पेयर्स आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम। नाउ दिस सेक्स क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो। अब वो कैसे होता है हम देखते हैं। ह्यूमन बींग्स में जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म में 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, X and Y in male, and in case of female only same type, both the chromosomes are of same type, that is both are X chromosomes. So if a sperm having X chromosome fuse with the egg having X chromosome, then the embryo will be a girl. But if a sperm with Y chromosome fuses with the egg with X chromosome, then the resultant embryo will be a boy. अब बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा कि in our society only the females are blamed for producing the girl child, but it is not the fact. It is the male who is responsible for producing the girl or boy child. Now variations may or may not be help the organism to survive. अब वेरिएशंस क्या होते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल्स जो है उसको अपने जो कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स से मिल रहे हैं तो वो बिल्कुल डिट्टो अपने पेरेंट्स जैसा नहीं होता, उसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं। तो दीज वेरिएशंस में बी यूजफुल फॉर दैट इंडिविजुअल और दीज में बी हार्मफुल फॉर दैट इंडिविजुअल। इसकी स्टडी हम एक एग्जाम्पल से करते हैं, बीटल्स का एग्जाम्पल लेते हैं। तो बीटल्स जो हैं, द बीटल यूज टू लिव इन ग्रीन बुशेस, और इन बीटल्स का जो कलर था वो बीटल्स का कलर रेड कलर का था। तो रेड कलर की जो बीटल्स थी वो ग्रीन बुशेस में इजीली क्रोज को दिख जाती थी एंड क्रोज उनके ऊपर प्रे कर लेते थे, ये अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाती थी। बट सम हाउ ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन सम वेरिएशंस अक्यूमुलेट एंड दीज ग्रीन बीटल्स स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग रेड बीटल्स स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग सम ग्रीन बीटल्स। इन्होंने ग्रीन बीटल्स प्रोड्यूस करनी स्टार्ट कर दी। तो वो जो ग्रीन बीटल्स थी वो ग्रीन बुशेस में कीमोफ्लेज करके अपने आप को सर्वाइव कर पा रही थी एंड देयर पॉपुलेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तो दिस टाइप ऑफ वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द population of beetle, but later on these green beetles due to some variations again started producing blue color beetles. Now these blue color beetles can be easily detected in the green bushes. Now these blue color beetles were easily eaten by the crows, so their population started decreasing. So this type of variation in blue beetles is negative for the survival of these beetles.
Now speciation. What is speciation? Speciation is the formation of new species from the existing species. किसी भी पुरानी जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ हैं उनमें जैसे जैसे वेरिएशंस आते जाते हैं, जेनेटिक चेंजेस आते जाते हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट होते हैं, तो उसकी वजह से वो एक पुरानी जो स्पीशीज़ है वो न्यू में कन्वर्ट हो जाती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पीसिएशन. और स्पीसिएशन की प्रोसेस के लिए कई सारे फैक्टर्स हैं. पहला है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन. अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी पढ़ा था कि जो वेरिएशंस इकट्ठे होते जाते हैं फिर आगे वो कैरी ओवर होते हैं, उसकी वजह से नई जनरेशन्स, नई स्पीशीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं. नेक्स्ट इज फिजिकल बैरियर्स. फिजिकल बैरियर्स में भी लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, दीज आर कॉल्ड एज दी फिजिकल बैरियर्स. तो ड्यू टू दीज फिजिकल बैरियर्स डिफरेंट स्पीशीज जो है वो आइसोलेट हो जाती हैं अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स में एंड दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग न्यू स्पीशीज. नेक्स्ट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट में भी यही होता है, नेचुरल कैलेमिटीज जैसे कि ड्रॉट है या कुछ फ्लड कुछ भी आया है या कोई भी नए मेंबर किसी भी पॉपुलेशन में ऐड हो गए हैं आकर, तो वो वेरिएशन शो करेंगे वहाँ पर एंड इट हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू स्पीशीज. नेक्स्ट इज नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय डार्विन एंड नेचुरल सिलेक्शन स्टेट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. वेरिएशंस के थ्रू या किसी भी जेनेटिक चेंजेस के थ्रू स्पीशीज में जो भी चेंजेस आ रहे हैं एंड दोज चेंजेस आर हेल्पिंग द स्पीशीज टू सर्वाइव, देन दे आर पॉजिटिव. नेक्स्ट इज माइग्रेशन. माइग्रेशन में क्या होता है कि कोई भी स्पीशीज़ अपनी पर्टिकुलर हैबिटेट से माइग्रेट होकर कहीं और चली जाए, तो वो कहीं और जाके उस वहाँ का एनवायरनमेंट नया होगा, तो वहाँ से डिफरेंट कैरेक्टर्स को एक्वायर करके दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग वेरिएशंस विच लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज. नाउ इवोल्यूशन. व्हाट इज इवोल्यूशन? Evolution, the grand changes taking place in the living organisms give rise to new organisms due to change in their genetic composition is called as evolution. Evolution is very gradual change, बहुत slow change होता है evolution. जो भी existing organisms हैं उनकी body में अगर कोई genetic changes आ रहे हैं, genetic mutation भी उसका एक reason हो सकता है, कोई भी उनके genes में या DNA में उनके कोई changes आ रहे हैं, तो वो चेंजेस धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन एक्यूमुलेट होते जाते हैं एंड लेटर ऑन दे गिव राइज टू द इवोल्यूशन. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेट, इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स. दोनों ट्रेट्स अलग अलग हैं. इनहेरिटेड ट्रेट्स आर दोज ट्रेट्स विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. इनहेरिटेड ट्रेट्स जो हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय द जीन्स, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो सकते हैं. जैसे फॉर हमने जो बीटल्स का एग्जाम्पल पढ़ा था, तो बीटल्स का कलर एक बार ग्रीन हुआ तो फिर आगे भी उन्होंने अपनी ग्रीन पॉपुलेशन प्रोड्यूस करी, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट. और नेक्स्ट इज एक्वायर्ड ट्रेट्स. एक्वायर्ड ट्रेट्स आर दोज ट्रेट्स विच आर नॉट कैरीड ओवर इन दी नेक्स्ट जनरेशन. नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रेट कैरी ओवर नहीं हो रहे हैं उनको हम एक्वायर्ड ट्रेट्स बोलते हैं. इसको समझने के लिए अगर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल का एक्सीडेंट हो जाता है और वो उसका हाथ खराब हो जाता है, तो इट डजेंट मीन कि उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनका हाथ खराब होगा. दे विल हैव हेल्दियर हैंड्स. नाउ द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन. अभी एवोल्यूशन हो रहा है, हमको कैसे पता चलेगा? इसके लिए बहुत सारे एविडेंसेस हैं. सो देयर आर नंबर ऑफ एविडेंसेस टू स्टडी द इवोल्यूशन. होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स एंड फॉसिल्स. Homologous organs are those organs which are similar in structure but different in function. ऐसे organs अलग अलग organism में जिनका structure तो same होता है लेकिन उनका function अलग होता है. For example, जो 4 limbs हैं अलग अलग organisms के, amphibians के, birds के, reptiles के, mammals के, उनकी अगर हम study करेंगे, internal organs की study करेंगे, internal study करेंगे उनकी, तो हम देखेंगे कि उनका जो structure है वो सबका similar आ रहा है. जैसे ये बैट है, हॉर्स है, मैन है, ये इन सब के 4 लिम्ब का स्ट्रक्चर है. इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर बट द फंक्शन ऑफ दीज 4 लिम्ब डिफर फ्रॉम इन वेरियस स्पीशीज. जैसे एम्फीबियंस में जो 4 लिम्ब्स हैं वो उसकी बॉडी को आगे पुश करने के लिए काम आता है. सिमिलरली रेप्टाइल्स जैसे लिजर्ड में भी 4 लिम्ब्स का यही काम है, टू मूव द बॉडी फॉरवर्ड. रनिंग या मतलब वो रेप्टाइल्स के क्रॉलिंग में काम आते हैं 4 लिम्ब्स. And in case of birds, the 4 limbs are modified into the wings. तो birds में जो 4 limbs हैं जिनका स्ट्रक्चर सबसे मिल रहा है वो बिल्कुल ही अलग काम कर रहे हैं, उड़ने का काम कर रहे हैं, विंग्स का काम कर रहे हैं. एंड इन केस ऑफ मैमल्स द 4 limbs जो हैं 4 limbs आर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ हैंड. हमारे हाथ जो हैं वो 4 limbs हैं जो पकड़ने, ग्रैस्पिंग और इस सब में काम आते हैं. Now analogous organs are those organs which are different in structure
बट सिमिलर इन फंक्शन। अब ये होमोलोगस ऑर्गन के बिल्कुल उल्टे होते हैं। एनालोगस ऑर्गन्स जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनके फंक्शन सिमिलर होते हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल बैट का विंग, बर्ड का विंग, इंसेक्ट का विंग, ऑल दीज आर सिमिलर इन, all these are different in structure but their function is similar to fly. So these analogous organs also show the evolutionary relationship between different organisms. Now fossils. What are fossils? Fossils are the remains of organisms which lived long ago. अब फॉसिल की जो प्रोसेस है, फॉसिल्स कैसे बनते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है और वो किसी भी सरफेस पे ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स दे आर कन्वर्टेड इनटू फॉसिल्स। कैसे कन्वर्ट होंगे वो फॉसिल्स में? उनके ऊपर अर्थ की कई सारी लेयर्स आती जाएंगी, मिट्टी की बहुत सारी लेयर्स आती जाएंगी, एंड आफ्टर millions of years they are converted into very hard structure and that structure is called as the fossil. तो ये जो फॉसिल की स्टडी है, इट ऑल्सो हेल्प अस टू ट्रेस द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये भी हमको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ट्रेस करने में हेल्प करती है फॉसिल की स्टडी। वो कैसे करेगी? वी कैन फाइंड आउट द एज ऑफ द फॉसिल्स विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग मेथड। उससे हमें फॉसिल की एज पता चल जाएगी और डिफरेंट फॉसिल्स को कंपेयर करके हम ये जान सकते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल अर्थ पर पहले आया था, फिर उसमें किस तरह के इवोल्यूशन हुए और उससे फिर नए इंडिविजुअल्स बने। नाउ इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इवोल्यूशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इट इज़ वेरी ग्रेजुअल चेंज। ये बहुत धीरे धीरे हुआ है, ऐसा नहीं है कि आज हम सोचें कि कल तक इवोल्यूशन हो जाए। इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स। सो इवोल्यूशन ऑफ आइज, इसमें हम प्लेनेरिया का एग्जाम्पल लेते हैं। प्लेनेरिया इज़ वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। उसमें जो आई स्पॉट था, इट वॉज यूज फॉर डिटेक्टिंग द लाइट ओनली। लेकिन अब हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में द आई इज परफॉर्मिंग वेरी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। नाउ इवोल्यूशन ऑफ फेदर्स। डायनासोर्स में भी फेदर पाए जाते थे, बट इट वॉज फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड। डायनासोर्स में जो फेदर्स थे वो केवल कोल्ड से बचने के लिए थे, बट लेटर ऑन द फेदर्स वर फाउंड इन बर्ड्स और एव्स फॉर फ्लाइंग। नाउ इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये तो अब तक जो हमने पढ़ा वो नेचुरल इवोल्यूशन था, लेकिन हम आर्टिफिशियल भी साइंटिस्ट ने बहुत इवोल्यूशन किए हैं इन केस ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सीड्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। तो यहाँ पर हम अगर कॉलीफ्लावर का एग्जांपल लेंगे, तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने बहुत सारी कॉलीफ्लावर से कई सारी वेराइटी ऑब्टेन करी बाय द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन बाय सेलेक्टिंग डिफरेंट ट्रेट्स। Embryology. What is embryology? Embryology is the study of embryonic development of an organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रियो की स्टेजेस की जो डेवलपमेंट होते हैं उसकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी ऑल्सो हेल्प अस टू ट्रेस द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अगर हम सारे ऑर्गेनिजम्स का, यहाँ पर हमने लिजर्ड, टॉर्टॉइज, पिग और ह्यूमन का एम्ब्रियो की अर्लियर स्टेजेस की फोटो हैं ये, अगर इनको देखेंगे तो दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। It means कि these living organisms are somewhat related to each other. Now evolution should not be equated with the process. Evolution has not resulted in process. Evolution has resulted in the formation of several complex species from simpler species to the variations. अब evolution के लिए हमने बहुत सारे factors देखे थे, genetic drift है, natural selection है। अब हमेशा ये नहीं कह सकते हम कि evolution जो है वो प्रोग्रेसिव ही है। इट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव ऑल्सो। इवोल्यूशन से जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमेशा अच्छे चेंजेस ही नहीं हो सकते हैं, या जो जनरेशन्स नई आ रही हैं, न्यू स्पीशीज जो बन रही है इवोल्यूशन से, हम ये नहीं कह सकते कि वो पुरानी वाली से बेटर हैं। दे मे बी बेटर। नाउ ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन बींग्स यू ऑल मे बी नोइंग आर कॉल्ड एज होमो सैपियंस, इनका बायोलॉजिकल नेम है। तो ह्यूमन बींग्स वर फर्स्ट ऑफ ऑल सीन इन दी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। ह्यूमन बींग्स जो ओरिजिन जो ह्यूमन बींग्स का हुआ था, दे वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अफ्रीका। लेटर ऑन दे मूव टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, और वहाँ जाकर अलग अलग तरह की स्पीशीज ह्यूमन बींग्स की भी प्रोड्यूस हुई। नाउ दीज आर द इवोल्यूशनरी ट्री ऑफ वेरियस काइंड ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये मॉडर्न मैन है और ये शुरू यहाँ से हुआ था, ल्यूसी। इसके बाद इसके अंदर इवोल्यूशन हुआ, कुछ चेंजेस आए, इसको हीडलबर्ग मैन बोला गया। फिर हीडलबर्ग से नेब्रास्का मैन बना, इससे पिल्टडाउन मैन बना, इससे पेकिंग मैन, फिर यहाँ पर नीदरलैंडन मैन, न्यू जेनुआ मैन, क्रोमैग्नन मैन एंड
फाइनली दी मॉडर्न मैन। अब हम ये नहीं कह सकते कि इवोल्यूशन यहीं पर खत्म हो रहा है, हमारे अंदर भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो गिव राइज टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द ह्यूमन बींग्स। थैंक यू।